हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिसेबिलिटी सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। जितने भी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज़म, इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी भी टीचिंग और टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एमसीक्यू से पहले एक बार हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी के बीच में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तब कही जाती है जब किसी भी पर्सन का आईक्यू कम होता है। अगर उसका आईक्यू लेवल कम है यानी 70 से कम है तो उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। वहीं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी किसी एक एरिया में, पढ़ने के किसी भी एरिया में, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, मैथ सॉल्व करना हो, वहाँ पर अगर वो वीक है तब उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सी लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया गया है। उसमें से सबसे पहला नाम है डिसलेक्सिया। ये एक पठन संबंधी समस्या है यानी रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें पढ़ने में समस्या आती है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे अक्षरों को उल्टे ढंग से पढ़ना, 100 को वॉज पढ़ना, एक एक करके या फिर धीमी गति से पढ़ना, पढ़ते समय किसी शब्द को या पूरी पंक्ति छोड़ देना, या फिर वाक्य में आए हुए शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है कि कोई बच्चा है वो अक्षरों को उल्टा पढ़ता है तो उसको कौन सी समस्या है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, जो कि लेखन संबंधी समस्या है यानी राइटिंग प्रॉब्लम्स। इसमें बच्चा लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई महसूस करता है, कलम यानी पेन पकड़ने का तरीका ठीक नहीं होता। तीसरा, अक्षर या आकार समझने में कठिनाई होती है जिसकी वजह से उसे लिखने में प्रॉब्लम्स आती है। तीसरी प्रॉब्लम है डिस्कैलकुलिया, जो कि गणना संबंधी समस्या है यानी इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है जनरली मैथ्स में। गणितीय कार्य करने में कठिनाई होती है, संख्याओं को पहचानने में समस्या होती है और समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्या यानी इसका अंदाज़ा स्टूडेंट से नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया प्रॉब्लम होती है गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल। जो छोटी छोटी मोटर स्किल्स होते हैं जैसे ब्रश करना, अपने शू के लेस बांधना, किसी सामान को उठाकर रखना, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम महसूस होती है। नेक्स्ट इज डिस्थीमिया। ये रिलेटेड है गंभीर तनाव की अवस्था से यानी अ स्टेट ऑफ सीवियर स्ट्रेस, जब बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो। नेक्स्ट इज एफेजिया यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज प्रोजेरिया। इसमें कम आयु में वृद्धि दिखने लगती है यानी कि बच्चे की एज कम होती है लेकिन उसमें वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, शोइंग ग्रोथ एट अ यंग एज। नेक्स्ट इज डिमेंशिया। इसमें स्टूडेंट तर्क नहीं कर पाता और उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है यानी उसकी मेमोरी कम हो जाती है और वो रीज़न नहीं कर पाता, किसी चीज़ के ऊपर रीज़न या ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता। नेक्स्ट इज ADHD यानी अवधान संबंधी समस्या। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी इसमें बच्चा खुद में खोया रहता है और सोशल इंटरेक्शन कम कर पाता है और उसकी एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है? ए मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बी डिसलेक्सिया, सी ADHD या डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज बी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक बौद्धिक अक्षमता है? ए डिसलेक्सिया, बी ADHD, सी मेंटल रिटार्डेशन या डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेंटल रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है? ए ADHD, बी डिसलेक्सिया, सी मेंटल रिटार्डेशन या डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग डिसेबिलिटी में गणितीय विकार यानी मैथमेटिकल डिसऑर्डर का नाम है? ए डिस्प्रैक्सिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्कैलकुलिया या डी डिस्फेजिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा बी को डी के रूप में पढ़ता है और वॉर को रॉ के रूप में पढ़ता है, तो वह किस समस्या से संबंधित है? ए डिस्प्रैक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया या डी डिसलेक्सिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। रीडिंग रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब डिसलेक्सिया के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में विकार हो सकता है? ए भाषा की सीमित मात्रा, बी नए शब्द सीखने में कठिनाई, सी सही शब्द खोजने में कठिनाई या डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हकलाने या स्टटरिंग से निपटने के लिए प्रयोग की जाती है? ए पर्पसफुल स्पीच यानी उद्देश्यपूर्ण भाषण, बी प्रैक्टिकल स्पीच यानी व्यवहारिक भाषण, सी डिलेड स्पीच यानी विलंबित भाषण या डी
प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यानी दीर्घकालीन या फिर लंबा भाषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दीर्घकालीन भाषण। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ए, औसत बौद्धिक योग्यता से कम, बी, अनुकूली योग्यता में हानि, सी, ये कमी 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होनी चाहिए, या डी, ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 9, हल्की बौद्धिक अक्षमता यानी माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी निम्न में से आईक्यू श्रेणी से किससे मेल खाती है? ए, 60-65 से 80, बी, 40-55 से 60, सी, 50 या 55 से 70, डी, 70-75 से 90। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 50-55 से 70 के बीच। इसमें किसी भी लेवल से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सारे लेवल्स पता होने चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरीज शो हो रही हैं। सबसे पहला है माइल्ड, जिसकी वैल्यू है 55 to 69, फिर है मॉडरेट, जिसकी वैल्यू है 40 to 54, सीवियर की वैल्यू है 25 से 39 यानी 25 to 39, एंड प्रोफाउंड है 25 से कम आईक्यू। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो व्यक्ति ऑप्शन ए, माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड यानी हल्का इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, बी, ऑटिस्टिक है, सी, नॉर्मल है, या डी, क्रिएटिव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 11, आईक्यू शब्द की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए, विलियम स्टर्न, बी, एल्फ्रेड बिनेट, सी, थियोडर साइमन, या डी, हार्वर्ड गार्नर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 12, 1905 में विकसित पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए, वेस्लर, बी, हार्वर्ड गार्डनर, सी, एल्फ्रेड बिनेट, या डी, कार्ल रॉजर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्फ्रेड बिनेट। क्वेश्चन नंबर 13, एडल्ट्स के लिए प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1939 में विकसित किया गया था किसके द्वारा? ए, विलियम जेम्स, बी, वेस्लर, सी, सिगमंड फ्राइड, या डी, लियोन फेस्टिंगर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्लर। इनका पूरा नाम है डेविड वेस्लर। इन्होंने वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया था 1939 में। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रसव के दौरान या बाद में ऑक्सीजन की आपूर्ति ना के बराबर होती है या कम होती है तो निम्न में से कौन सी बौद्धिक अक्षमता का प्रसवकालीन कारण है? ए, एनोक्सिया, बी, प्रोनोक्सिया, सी, एनाफिलेक्सिया, या डी, डिस्नोक्सिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 15, एनोक्सिया के कारण होने वाला मुख्य न्यूरोलॉजिकल जन्म सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, डाउन सिंड्रोम, बी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, सी, सेरेब्रल पाल्सी, या डी, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरेब्रल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा सुने गए शब्दों या ध्वनि की तत्काल नकल प्रदर्शित करता है यानी कि इमीडिएटली इमिटेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है? ए, इकोएस्टिक डिसऑर्डर, बी, फोनोलॉजिकल इनहिबिशन, सी, इकोलैलिया, या डी, ग्राफीन डिसफंक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इकोलैलिया। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक से अधिक संज्ञानात्मक अक्षमता वाले व्यक्ति यानी कि मल्टीपल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के पास एक अलग कौशल में असाधारण दक्षता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ए, रेनमैन सिंड्रोम, बी, एस्पर्जर सिंड्रोम, सी, इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन, या डी, सेवेंट सिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेवेंट सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति किसी एक कौशल में बहुत दक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जन्म से पहले डाउन सिंड्रोम की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? ए, एमनियोसेंटेसिस, बी, एमनियोप्रोलेक्सिस, सी, एमनियोफेलेक्सी, या डी, एमनियोसेलिसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एमनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क की कौन सी संरचना या क्षेत्र भाषण को नियंत्रित करती है, स्पीच को कंट्रोल करती है? ए, फ्रंटल लोब, बी, ऑसिपिटल लोब, सी, टेम्पोरल लोब, या डी, पेरिटल लोब। करेक्ट आंसर इज फ्रंटल लोब यानी दिमाग का सबसे सामने का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 20, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितनी विकलांगताएं हैं? ए, 16, बी, 19, सी, 21, या डी, 23। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 21। इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में केवल 7 डिसेबिलिटीज थी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।